ओके, तो मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 6 लेके। लास्ट एपिसोड याद है ना, कहाँ खत्म हुआ था? लड़कियां अपनी कहानी सुना रही थी कि आखिर 10 साल पहले उनके साथ हुआ क्या था। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। तो 10 साल पहले समंदर के किनारे एक मछुआरा रवि अपनी बीवी नागम्मा के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। रवि मछलियां पकड़ता था और नागम्मा उन्हें बेचती थी और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें सिर्फ खुशियां ही हो। तो रवि और नागम्मा की जिंदगी का दुख था उनकी गरीबी। असल में रवि ने एक बोट लोन पे खरीदी थी। उसी बोट से जाके वो मछलियां पकड़ता था और इस बोट के लोन को चुकाने का दोनों को बहुत टेंशन है। अब यहाँ किसी का कॉल रवि के पास आता है जिसे रवि ओनर बुला रहा है और कोई काम करने की बात कर रहा है। फिर वो नागम्मा से बोलता है कि अब लोन का टेंशन नहीं है, ओनर से पैसे मिलेंगे। यहाँ नागम्मा रवि से बोलती है कि उससे भी ओनर से मिलना है, लेकिन रवि साफ मना कर देता है। तभी ओनर के आदमी रवि के घर आते हैं और उससे बोलते हैं कि आज रात में निकलना है और रवि बोलता है कि उसे काम मालूम है। मतलब ये जो भी काम है वो रवि ने पहले भी किया हुआ है। और उनके जाने के बाद रवि बिना खाना खाए घर से निकल जाता है। रात में नागम्मा रवि के लिए खाना लेके जाती है, लेकिन रवि बोट में नहीं है। नागम्मा को लगता है क्योंकि रवि को बहुत शराब पीने की आदत है तो शायद शराब पी के कहीं पड़ा होगा। तो नागम्मा उसे हर जगह ढूंढती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ नागम्मा रवि को ढूंढ रही है ये चेलप्पा के कॉटेज की सुरंग वाला रास्ता है जो समंदर की तरफ खुलता है। और फिर उसे रवि दिखता है जो उसी दरवाजे से मतलब चेलप्पा के कॉटेज से 8 छोटी लड़कियों को रस्सी से बांध के अपनी बोट में ले जा रहा है। अब ये 8 बच्चियां कौन है समझ जाओ। ये देख के नागम्मा के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। रवि लड़कियों को बोट में बांध देता है और जब वापस ऊपर आता है तो वहाँ नागम्मा उसका वेट कर रही है। यहाँ रवि नागम्मा को समझाता है कि ये वो ओनर के लिए कर रहा है और ये उसका आखिरी काम है। इसके बाद लोन चुका के आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन नागम्मा रवि को समझाती है कि वो बच्चियां हैं और रवि ये काम ना करे। तभी ओनर की गाड़ी आ जाती है और रवि नागम्मा को वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन नागम्मा सुनती नहीं है। तो रवि नागम्मा को एक चांटा मारता है। नागम्मा बेहोश हो जाती है और रवि नागम्मा को नीचे ले जाके बांध देता है। अब ओनर कौन है ये दिखाया नहीं जाता, बस गाड़ी आती है और सब ओनर के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। रवि ओनर से एक बार लड़कियों को देखने के लिए बोलता है और ऊपर से ही ओनर और उसके आदमी लड़कियों को देखते हैं। तभी नागम्मा जो होश में आ चुकी है ओनर को देख लेती है। रवि का काम इन लड़कियों को कंटेनर शिप तक पहुंचाने का है, जिसके लिए कुछ एडवांस पैसे भी उसे मिल जाते हैं। रवि बोट स्टार्ट करता है और नीचे जाके नागम्मा के हाथ खोल देता है। नागम्मा लड़कियों के भी हाथ खोलने को बोलती है, लेकिन रवि वापस ऊपर चला जाता है और बोलता है कि ओनर के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं तो जान से जाएंगे। रवि नागम्मा का लाया हुआ टिफिन खोल लेता है और साथ ही वो नागम्मा को समझाता है कि वो इन लड़कियों को मछलियां समझे। एक बार कंटेनर में पहुंच गई, फिर सब अलग अलग देश में होंगी और पैसे लेके ये लोग भी कहीं दूर चले जाएंगे। कब तक मछलियां पकड़ेंगे? नागम्मा के लिए ये सब काफी अनएक्सपेक्टेड है और तभी वो वहाँ रखा हुआ बड़ा सा चाकू उठाती है और एक बार में रवि का सर धड़ से अलग कर देती है। यहाँ मुझे कमेंट करके बताना कि रवि सही था या गलत। वो नहीं करता तो कोई और करता और वो तो सिर्फ उनको शिप तक पहुंचाने का काम कर रहा था ना। और शायद नागम्मा थोड़ा और बोलती तो वो मान जाता। क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसे आखिरी बार खाना तक नहीं खाने दिया? खैर, अभी नागम्मा बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज सुन के लड़कियां ऊपर आ जाती हैं। अब 2 दिन गुजर चुके हैं और रवि और नागम्मा का कोई अता पता नहीं है। ओनर के आदमी दोनों को ढूंढ रहे हैं और पुलिस को बीच पे रवि का कटा हुआ सर मिलता है। और क्योंकि नागम्मा और बोट गायब है, पुलिस यही सोचती है कि नागम्मा ने ही रवि को मारा है, शायद लड़ाई झगड़े में। इधर नागम्मा ने उन लड़कियों को एक सुनसान सी खाली जगह में छुपाया हुआ है। यहाँ वो उनसे उनके घर के बारे में, माँ बाप के बारे में पूछती है और यहाँ पता चलता है कि ये सारी लड़कियाँ अलग अलग स्टेट से हैं और उनकी भाषा भी अलग है और सबकी कहानी लगभग एक ही जैसी है। किसी की माँ भाग गई है तो किसी का बाप मर गया है। इन लड़कियों का कोई घर नहीं है और उनके माँ बाप ने खुद ही उनको बेच दिया है। ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं
और नागम्मा लड़कियों को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बस स्टॉप पे भी ओनर के आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जब तक बस नहीं चलती तब तक के लिए नागम्मा लड़कियों को दो दो करके अलग अलग जगह छुपा देती है, मगर दो लड़कियों को ओनर का एक आदमी पकड़ लेता है। और यहाँ सबसे बड़ी परेशानी उनको ये है कि लड़कियों ने ओनर का चेहरा देख लिया है। खैर, अभी तो नागम्मा उस आदमी की पिटाई करके लड़कियों को बचा लेती है और बस में चली जाती है। लेकिन अब नागम्मा क्या करे? लड़कियों का तो कोई घर नहीं है जहाँ वो उनको वापस छोड़ दे। नागम्मा के घर पे ओनर के आदमी आ जाएंगे और उसके अलावा कोई जगह नहीं है जहाँ नागम्मा उन 8 लड़कियों को ले जा सके। ऐसे ही 14 दिन गुजर जाते हैं और नागम्मा लड़कियों को फिल्म दिखाने ले जाती है, क्योंकि वो एक तरह से सेफ जगह है, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ उनको कौन ढूंढेगा। यहाँ वो अपने पति रवि को याद करके रोती भी है और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस को देख के वापस टिकट खरीद के थिएटर में चले जाते हैं। अब नागम्मा के पास जितने पैसे थे वो भी कहाँ से आए होंगे, जो रवि को मिले थे वही होंगे, तो नागम्मा के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। इसी तरह 32 दिन गुजर जाते हैं। उन सबके पास कपड़े भी नहीं है, जो पहने थे बस वही हैं और अब वो भी फटने लगे हैं। नागम्मा काम ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन काम भी नहीं मिलता। नागम्मा देखती है कि रात के टाइम कुछ औरतें सड़क पे तैयार होके खड़ी हैं और आदमी आके उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। वो समझ जाती है ये वेश्यावृत्ति है और वो नजरें झुका के उनके साथ खड़ी हो जाती है। एक गाड़ी आती है और नागम्मा को ले जाती है। दूसरे दिन नागम्मा लड़कियों के लिए कपड़े और खिलौने लेके आती है और लड़कियां अब नागम्मा को अपनी माँ मान चुकी हैं। 4 दिन बाद नागम्मा वापस वहाँ पहुँचती है तो देखती है पुलिस उन औरतों को पकड़ रही है, जिसे देख के नागम्मा छुप जाती है। तभी एक गाड़ी वहाँ आती है जिसमें से निकलता है चेलप्पा और वो उन औरतों को पुलिस से छुड़वाता है। तभी नागम्मा और चेलप्पा एक दूसरे को देख लेते हैं। नागम्मा और चेलप्पा दोनों ही कालीपट्टनम से हैं और चेलप्पा को तो सभी जानते थे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और चेलप्पा ओनर नहीं हो सकता क्योंकि ओनर को तो नागम्मा ने बोट में देख लिया था और अगर वो ओनर होता तो नागम्मा चेलप्पा को देख के छुप जाती। अब 2 दिन बाद नागम्मा कालीपट्टनम चेलप्पा से मिलने जाती है। इतना बड़ा रिस्क सिर्फ इसलिए उठाती है क्योंकि नागम्मा चेलप्पा पे बहुत भरोसा करती है। यहाँ वो चेलप्पा को पूरी बात बताती है, लेकिन ओनर की पहचान बताने में उसे डर लगता है कि अगर उन लोगों ने नागम्मा को मार डाला तो लड़कियों का क्या होगा। चेलप्पा नागम्मा को समझाता है कि अगर वो बताएगी नहीं तो चेलप्पा कैसे मदद करेगा। फिर वो नागम्मा के डर को समझते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे मत बताओ, लेकिन जज के सामने तो गवाही दोगी ताकि इस गैंग को जड़ से खत्म किया जा सके। जज के सामने गवाही देने में नागम्मा को डर है कि उल्टा नागम्मा को ही रवि के खून के लिए सजा न हो जाए। चेलप्पा नागम्मा को बोलता है कि वो तो सेल्फ डिफेंस था, लेकिन सजा नहीं होगी इसकी वो कोई गारंटी ना ही दे तो अच्छा है। नागम्मा लड़कियों की भलाई के लिए जज के सामने गवाही देना ही सही समझती है। अब 41वें दिन वो लड़कियों को त्योहार में लेके जाती है और वहाँ एक बूढ़ी औरत से पूछती है कि क्या वो लड़कियों का ख्याल रख लेगी। शाम को नागम्मा आके उन्हें ले जाएगी। वो औरत नागम्मा से बोलती है, तुम हो कौन और मैं तुम्हारी लड़कियों का ख्याल क्यों रखूं? नागम्मा बोलती है, पुण्य का काम समझ के ही रख लो। इधर एक लड़की बोल देती है कि मुझे भी देवी माँ वाले कपड़े चाहिए। ये सुनते ही पंडित बहुत भड़क जाता है और नागम्मा से बोलता है कि पता है ना, एक उम्र के बाद लड़कियां देवी माँ का भेष नहीं बना सकती, इन्हें यहाँ से लेके जाओ, मंदिर की पवित्रता भंग मत करो। ये नाइंसाफी उन बच्चियों को समझ नहीं आती कि जब देवी माँ भी एक औरत है तो औरतों को क्यों अपवित्र माना जाता है। नागम्मा उन्हें समझाती है कि ये दुनिया ऐसी ही है, एक तरफ औरत को देवी मान के पूजा करती है, दूसरी तरफ उसी औरत को पैरों तले रौंदती भी है। तभी वो बूढ़ी औरत लड़कियों को वहाँ रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शाम तक नागम्मा को आके उन्हें ले जाना होगा। नागम्मा ने पूरे 41 दिन उन लड़कियों को बचा के रखा है। अब जाने से पहले वो देवी माँ के सामने हाथ जोड़ती है और त्योहार का काला और पीला धागा अपने हाथ में बांध लेती है। अब जब वो कोर्ट पहुँचती है तो यहाँ ओनर के आदमी नागम्मा को घेर लेते हैं। उनके पास बड़े बड़े चाकू हैं और वो लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। नागम्मा कुछ नहीं बताती, लेकिन नागम्मा के हाथ में वो धागा देख के समझ जाते हैं कि लड़कियां त्योहार में हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन नागम्मा उन पे हमला कर देती है, जिसके जवाब में वो नागम्मा पे चाकू से हमला कर देते हैं। ये सब कोर्ट के बाहर हो रहा है और लोग खड़े हुए देख रहे हैं। पुलिस पता नहीं कहाँ है। तो मतलब 10 साल पहले भी यही हाल था जो आज है। खैर, यहाँ नागम्मा ने उन 3 हथियारबंद आदमियों को टक्कर तो दी, लेकिन वो आदमी मिलके उस पे बहुत बार चाकू से वार कर देते हैं। ये सब
चेलप्पा देख लेता है और वो जब तक आता है तब तक वो आदमी भाग जाते हैं और मरते मरते भी नागम्मा चेलप्पा से लड़कियों को बचाने के लिए बोलती है। इधर ओनर का एक आदमी लड़कियों को त्योहार में ढूंढ लेता है, लेकिन चेलप्पा आके उसकी पिटाई करके लड़कियों को बचा लेता है। अब वो उनको बताता है कि नागम्मा को इन आदमियों ने मार दिया है और चेलप्पा ने नागम्मा से वादा किया था कि वो लड़कियों की रक्षा करेगा, इसलिए जल्दी से उन्हें वहाँ से निकलना होगा। और वो लड़कियों को लेके वहाँ से निकल जाता है। अब वो पहुँचता है प्रियमवदा के पास। चेलप्पा को ये डर था कि ओनर को चेलप्पा के जरिए लड़कियों का पता मिल जाएगा। 8 लड़कियां एक साथ रहती तो नजर में आती और पकड़ी जाती, इसलिए चेलप्पा ने प्रियमवदा को ब्लैकमेल किया कि वो उनका एडमिशन अलग अलग शहरों में अलग अलग स्कूल्स में करवा दे। आज अष्टकाली का आखिरी दिन है, जिस दिन अष्टकाली असुर का वध करती है और चेलप्पा लड़कियों को अष्टकाली की कहानी सुनाता है और उन 8 देवियों के नाम पे ही लड़कियों का नाम रख देता है और खुद उन सबको अलग अलग शहर छोड़ के आता है और सबसे एक ही बात बोलता है कि अपने असुर का चेहरा कभी मत भूलना। चेलप्पा इन लड़कियों का असुर नहीं था बल्कि इनका देवता था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अब प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और एपिसोड 7 बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।